जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम पर विश्वास कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो से हम साइंस के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं और ये पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपके सिलेबस में सामान्य विज्ञान दिया गया है, क्या दिया गया बेटा? सामान्य विज्ञान आपके सिलेबस में दिया गया है कि इसके प्रश्न आएंगे, तो इसमें आपके 3 विषयों से प्रश्न आएंगे। एक आपका फिजिक्स के प्रश्न होंगे, केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे और आपके बायोलॉजी के होंगे। बायोलॉजी में आपका जूलॉजी और बॉटनी दोनों के प्रश्न होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि सामान्य लेवल के प्रश्न, नाम तो वो सामान्य दे देता है लेकिन वो पूरे विज्ञान को खंगाल लेता है। इसलिए हम भी सीरीज में ना छोटे से लेकर बड़े सभी पॉइंट को कवर करेंगे, सभी प्रकार के प्रश्नों को कवर करेंगे, जिससे कि अगर आपकी परीक्षा में ये टॉपिक है सामान्य विज्ञान का और प्रश्न आ जाए तो हिला के ही आ पाओ, आप न हिलने पाओ। ठीक है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सवाल नंबर 1 है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? बेटा, ब्रह्मांड का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, कॉस्मोलॉजी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मतलब परमाणु का जो सिद्धांत है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर है कणाद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और कणाद की बेटा जो पुस्तक है उसे वैशेषिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है वैशेषिक सूत्र आपके कणाद जी की पुस्तक है, सबसे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर परमाणु सिद्धांत आपके जो है कणाद के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? मतलब भारत ने जो सबसे पहले उपग्रह को लॉन्च किया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था बेटा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। आर्यभट्ट हमारे द्वारा जो है लॉन्च किया गया पहला उपग्रह होता है। ठीक है, तो बेटा ये जो 3-4 क्वेश्चन अभी आपने देखे बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, एक्चुअली ये जो घटनाएं घटित होती है चाहे सूर्य ग्रहण की हो या चंद्र ग्रहण की हो, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? ठीक है, और इनका जो सिद्धांत होता है उसका सबसे पहले प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। तो पहला उपग्रह भारत के द्वारा लॉन्च किया गया वो भी आर्यभट्ट था, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के जो सिद्धांत का प्रतिपादन है वो भी बेटा आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? मतलब आपका जो विद्युत वाला बिजली वाला जो जनरेटर होता है वो किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो इसका राइट आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हमारे जो जनरेटर होते हैं, ठीक है, बिजली मुहैया कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैंक वगैरह में आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनी में देखा होगा, जब लाइट चली जाती है तो यहाँ पर जो है पावर सप्लाई दी जाती है, जिससे कि जो भी निर्माण कार्य चल रहा है या जो भी सेवाएं चल रही हैं उनमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, तो उसके लिए जनरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, अरे जैसे घर में आपके इन्वर्टर होता है ना, बस समझ लीजिए कि जनरेटर बस बड़े स्तर पर होता है, ये समझ लो। ठीक, बिजली जाएगी तो कुछ समय के लिए ये कवर करेगा। ठीक है, कुछ समय के लिए क्या मतलब लगातार कवर कर सकता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसको आधार बनाकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी? मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसको आधार बनाया था अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करने के लिए या स्पष्ट करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है क्वांटम सिद्धांत इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है? आप देखते हो अक्सर किसी न किसी रॉकेट का प्रक्षेपण होता रहता है। बहुत सारे सैटेलाइट हमारे अंतरिक्ष में लॉन्च की जाती हैं, विभिन्न विभिन्न ग्रहों में या उपग्रहों में लॉन्च की जाती हैं। तो आप देखते हो, ठीक है, कि अक्सर रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है वो एक्चुअली किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो इसका राइट आंसर है न्यूटन के गति के नियम पर काम करता है, गति के सिद्धांत पर काम करता है रॉकेट। अगला सवाल है कि बेटा जो परमाणु भट्ठी होती है ना, परमाणु भट्ठी का नाम आप जानते हो, परमाणु भट्ठी जो होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? देखो बेटा बहुत सिद्धांत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो नाभिकीय विघटन का जो सिद्धांत होता है इस पर हमारी जो है परमाणु भट्ठी काम करती है। तो यहाँ तक बेटा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, बंदे की मेहनत और साथ ही साथ कंटेंट में दम लग रहा है,
तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उत्साहवर्धन के लिए लाइक तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रकाश का जो वेग है सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था, मतलब प्रकाश का जो वेग है, गति है, वो सबसे पहले किसने मापी थी। तो इसका राइट आंसर है रोमर के द्वारा ये कारनामा किया गया था और इन्होंने प्रकाश का वेग मापा था। अगर हम बात करें प्रकाश के वेग की, तो बेटा प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। सूर्य के प्रकाश की हम बात कर रहे हैं। अगला सवाल है नियंत्रण का विज्ञान, कंट्रोल वाला जो साइंस है ना, वो क्या कहलाता है। तो बेटा ये जो है साइबरनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हम नियंत्रण का विज्ञान बोलते हैं। अगला प्रश्न है शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, या विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, या किस विज्ञान के अंतर्गत जाना जाता है। अरे कुछ भी घुमा के पूछे, मैं इतनी सारी भाषाओं का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग क्यों करता हूँ, जिससे कि आप समझ पाएं और प्रश्न आपके सामने से गुजरे तो अगर घुमा के भी देना तो आप घूमे नहीं, ठीक है। तो शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, या शिलालेखों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, या शिलालेखों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। कुछ भी यार पूछेगा, है ना, तो आपका आंसर एपिग्राफी रहने वाला है, ठीक है। एपिग्राफी इज द राइट आंसर। शिलालेख वगैरह जानते होंगे, अशोक के शिलालेख के बारे में तो खूब सारा विज्ञान में पढ़ा है क्या आपने? हाँ, इतिहास में पढ़ा है, ठीक है। चलो इतिहास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, ठीक। चलो ये हम विज्ञान पढ़ रहे हैं और अभिलेखों की जो बात है वो बेटा आपकी जो है इतिहास की, लेकिन विज्ञान कौन सा है, तो वो एपिग्राफी है। समय और अवधि का अध्ययन किस में किया जाता है, मतलब किस विज्ञान के अंतर्गत आपके समय और अवधि का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में हम समय और अवधि का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल है आकाशीय पिंडों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आप आकाश में बहुत सारे पिंड देखते हो, चाहे आपके ग्रह हों, उपग्रह हों, ठीक है, बहुत सारे उल्का पिंड हो, क्षुद्र ग्रह हो, कुछ भी हो, लेकिन आप जानते हो ये जो आकाशीय पिंड हैं इनका जो अध्ययन है वो बेटा एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि भौतिकी का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो बेटा भौतिकी का जन्मदाता ना आपके न्यूटन जी को माना जाता है और पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। वैसे अब आप बताने वाले हैं मुझे कि न्यूटन किसका मात्रक है, ठीक है। बल का मात्रक है, गति का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, या फिर बलागुण का मात्रक है, किसका है आप कमेंट करके बताओगे प्यारे बच्चों। न्यूटन किसका मात्रक है, ठीक। चलिए अगला सवाल है भारत में जो मैट्रिक प्रणाली है ना, इसका प्रारंभ कब होता है। तो बेटा भारत में मैट्रिक प्रणाली का जो अस्तित्व देखने को मिलता है, या शुरुआत देखने को मिलती है, प्रारंभ देखने को मिलता है, कब मिलता है बेटा 1956 इज द राइट आंसर। ओके। अगला सवाल दिया गया है कि प्राचीन भारत में रस विद्या का जनक कौन था। बेटा प्राचीन भारत में जो रस विद्या है इसका जनक नागार्जुन को माना जाता है, तो नागार्जुन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कि चंद्रमा के अध्ययन का विज्ञान किस नाम से जाना जाता है, या फिर उसे क्या कहा जाता है, मतलब जिस भी विज्ञान के अंतर्गत हम चंद्रमा का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बेटा सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, मतलब चंद्रमा का अध्ययन जिस भी विज्ञान में हम करेंगे उसे सेलेनोलॉजी के नाम से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है, पुकारा जाता है, बोला जाता है, ठीक है, परिभाषित किया जाता है। अरे कुछ भी भाषा घुमाता है ना तो तुम्हें नहीं घूमना, बस इतना समझ लो। आधुनिक आइंस्टीन की उपमा किसे दी जाती है, मतलब आधुनिक आइंस्टीन एक्चुअली में किसको कहा जाता है, वो ये जानना चाहता है। तो बेटा आपके स्टीफन विलियम हॉकिंस हैं, इन्हें आधुनिक आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही संभावित है परीक्षाओं के लिए। देखिए मोस्टली प्रश्न आपकी परीक्षा में ऑलरेडी आए हुए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित हैं, ठीक है। जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सामान्य विज्ञान लिखा है तो समझ लेना सब यही वाले प्रश्न आते हैं। किसी वस्तु की 3D डायमेंशन छवियाँ, मतलब चित्र लेना चाहते हैं। 3D का मतलब हर क्षेत्र से जो है उसकी छवियाँ लेना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस काम के लिए आप
जिस तकनीकी का प्रयोग करेंगे उसे किस नाम से संबोधित किया जाता है। अरे यार, तुम सीटी स्कैन वगैरह जानते हो कि नहीं जानते हो, एमआरआई वगैरह जानते हो कि नहीं जानते हो, उसमें 3D ही पूरा लिया जाता है। हर क्षेत्र से देखा जाता है कि इस मानव शरीर में कौन सी कमी है, कौन सी जो है विकार शरीर के अंदर पनप रहा है, बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है। तो 3D डायमेंशन वगैरह ये छवियाँ रिकॉर्ड करने के लिए जो है उस तकनीक को क्या बोला जाता है, तो उसे बेटा होलोग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होलोग्राफी इज द राइट आंसर। बेटा अगला सवाल है, वायुयान में, वैसे बताओ वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है यार, यही बता दो। चलो प्रश्न अगर यहाँ से मैं आगे लेके गया तो यही बता दो कि वायुयान के जो टायर होते हैं ना, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। क्या नाइट्रोजन भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है, या फिर इसके अलावा और भरी जाती है, आप बताओगे। ठीक है, तो बेटा वायुयान कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो वायुयान बेटा आपके बर्नौली के द्रव गतिकी सिद्धांत पर काम करता है। बर्नौली का नियम आपने पढ़ा है, तो उसका जो द्रव गतिकी का सिद्धांत है उस पर वायुयान आपका काम करता है। ठीक है, तो अब आप लोग बताओगे ना जल्दी से कमेंट करके अच्छे बच्चों के तरीके कि वायुयान में कौन सी गैस टायरों में भरी जाती है। तो वीडियो प्यारे बच्चों आपका समाप्त हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे एक प्यारा सा क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिस भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं वहां पर शेयर भी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।